जो कुछ इस समय बांग्लादेश में हुआ है वो हमारे देश भारत में भी हो सकता है। बांग्लादेश में बात शुरू तो हुई थी सरकारी नौकरियों में कोटे को हटाने को लेकर, लेकिन बात आगे इतनी बड़ी कि लोगों ने शेख हसीना को ही देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। जब किसी भी देश की जनता इतनी परेशान हो जाती है कि उसको आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता तो वो यही करती है। शेख हसीना भी बांग्लादेश की कुर्सी पर जोर जबरदस्ती से नहीं बैठी थी, बल्कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी और फिर सत्ता में बैठी थी। बांग्लादेश में जो हुआ उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारी भारतीय सभ्यता में मिलता है। आपने चामुंडा देवी का नाम तो सुना ही होगा। उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो इतनी सूखी हुई होती हैं कि उनकी पसलियां तक नजर आ रही हैं, और जब आप उनकी नाभि पर गौर करेंगे तो वहां पर एक बिच्छू है जो कि नाभि पर काट रहा है, और देवी ने गले में मुंडों की माला पहनी हुई है, और चामुंडा देवी लाशों के ऊपर चलती है। देवी का ये रूप समाज में होने वाली क्रांति का एक प्रतीक है। देवी के शरीर का इतना कमजोर होने का मतलब है कि जब समाज में भुखमरी और अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि वहाँ की जनता की हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि वो भूख से मरने लगे और उसकी पसलियां सूख जाए। और पेट पे बिच्छू काटने का मतलब ये है कि इस भूख की पराकाष्ठा हो जाना, और जब पराकाष्ठा हो जाती है तो देश की जनता विद्रोह कर देती है। तब चामुंडा देवी मुंडों की माला अपने गले में पहनती हैं और लाशों के ऊपर चलती है, जो कि प्रतीक है किसी भी देश की जनता का। जब जनता इतनी हताश हो जाती है तो वो विकराल रूप धारण करती है और चामुंडा देवी की ही तरह सामने आने वाली किसी भी ताकत को उखाड़कर फेंक देती है। जिन परिस्थितियों के चलते बांग्लादेश में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति पिछले कई सालों से भारत देश के अंदर चल रही है। जितनी गरीबी बांग्लादेश के अंदर है उतनी ही गरीबी भारत देश के अंदर भी है। जितने बेरोजगारों की संख्या वहां है उससे कहीं ज्यादा हमारे देश के अंदर है। डॉलर के मुकाबले जितनी करेंसी बांग्लादेश की गिरी हुई है उतनी ही लगभग करेंसी हमारी भी गिरी हुई है। पिछले कई सालों से हमारे देश के किसान परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, शिक्षक परेशान हैं, और जब ये अपनी परेशानी लेकर सरकार के पास जाते हैं तो सरकार उसके जवाब में इनका निर्दयता से दमन कर देती है। हमारे देश की सभी परिस्थितियां हमें उस ओर लेके जा रही हैं जिस मुहाने पे आज बांग्लादेश खड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गहरी बात हमें समझनी पड़ेगी। बांग्लादेश में जो हुआ उसे हम सत्ता परिवर्तन तो कह सकते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं कह सकते। लोगों ने शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया, अब वो उसकी जगह किसी और को बिठा देंगे। लेकिन क्या किसी और के बिठा देने से बांग्लादेश के लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी? जिस तरीके से आज अपने देश में हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दें और वहां पर राहुल गांधी को बिठा दें, तो क्या वो हमें नौकरी दे देंगे? इतनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल होगा। नहीं, राहुल गांधी भी ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात यहाँ पर समझ की है। अगर आज नरेंद्र मोदी सारे विपक्ष को अपने पास बुला ले और उनसे ये कहें कि चलो मुझे बताओ कि मैं सबको नौकरी कैसे दूं, तो विपक्ष के पास भी इतनी समझ नहीं है कि वो इसका निवारण कर देगी। विपक्ष बस इतना ही कह पाएगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलनी चाहिए। अगर मोदी विपक्ष से पूछेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी कैसे देंगे, तो विपक्ष के पास इसका जवाब नहीं है। विपक्ष बस इतना ही कह सकता है कि नौकरियां ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। इसीलिए ही हमें समझना होगा कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन कर देने से वहाँ की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था तो हमें समझनी पड़ेगी, और उस व्यवस्था की समझ के मूल में है अर्थव्यवस्था। आज चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या फिर भारत ही क्यों ना हो, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं इनकी सरकारों के हाथ में नहीं है, बल्कि बैंकों के हाथ में है। आज हमारे देश की सरकार को जब पैसा चाहिए होता है तो वो बैंकों के पास कर्ज लेने के लिए जाती है, और उस कर्ज का ब्याज भी उन्हें बैंकों को चुकाना पड़ता है। मतलब कि हमारे देश में जो पैसा खर्चा जाना है, हमारे देश के लोगों को जो पैसा इस्तेमाल करना है, हमारे देश का ही सामान इस्तेमाल होगा, उन सब ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें पैसा कहीं बाहर से कर्ज पर लेना पड़ता है। ये सबसे मूर्खतापूर्ण बात है, और ये बात सिर्फ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की ही नहीं है, बल्कि अगर आप हमारे दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखेंगे तो वहां पर भी
भी कुछ ऐसी ही हालत है। पाकिस्तान में लोग आटे तक के लिए मोहताज हो गए हैं। और हमारे दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका को आप देखेंगे तो वहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही ऐसी स्थिति आ गई थी कि उसके पास और अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये आज का अर्थशास्त्री है जिसने भारत देश को पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा हुआ है। इस अर्थशास्त्र की वजह से हमारी दोहरी मार होती है। पहला तो हमें अपने ही देश में पैसा खर्च करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, उसका ब्याज भी चुकाना पड़ता है। और दूसरा, जब हम विदेशों से कोई चीज खरीदते या बेचते हैं तो उसके लिए हमें डॉलर चाहिए। दूसरे देशों से लेन देन हम अपने पैसों में या उनके पैसों में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अमेरिका की दादागिरी को मानते हुए भारत सिर्फ डॉलर में ही ट्रांजेक्शन करता है। और जिसकी वजह से हमारे देश के कीमती संसाधन डॉलर की वजह से बहुत सस्ते में, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे देश से बाहर चले जाते हैं। और फिर इन्हीं संसाधनों से सामान बन के वो सामान महंगा होके वापस हमारे देश में आता है और उसे हम महंगा खरीदते हैं। इसकी वजह से हमारी दोहरी मार होती है। जिस दिन भारत को ये बात समझ आ गई कि हम अपने देश में पैसा खर्चने के लिए खुद पैसा बना सकते हैं और विदेश में पैसा खर्च करने के लिए हम अपने पैसों में भी लेन देन कर सकते हैं, उस दिन भारत का उदय होगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है सरकार इस बात को नहीं मानेगी। वो शायद इंतजार कर रही है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी उत्पन्न हो जाए और चामुंडा देवी अपना विकराल रूप दिखाए। अर्थशास्त्र की इन गहरी बातों को समझने के लिए आप लोग बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़े। नीचे दिए गए नंबर पर जाकर बैंकों का मायाजाल किताब अपने घर मंगवाएं और फिर किताब को पढ़ने के बाद हमसे संपर्क करें, हमारे साथ जुड़े। नीचे दिए गए नंबर पर ही हमसे संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांक यादव। जय हिंद।